Okay, good evening, students. Now we have just gone through the Right to Information Act 2005, and now the second part is Right to Public Services Act. Okay, so basically, we need to understand, as I said earlier, that the marks weightage for this fourth unit part is about 8 to 10 marks, and it is completely in your hands. Okay, weightage will be regarding the legal topic, that is regarding RTI and RTS will get balance between these two acts. Okay, ये दो acts के ऊपर आपको questions पूछे जाएंगे related to the पर्टिकुलर लीगल पॉइंट्स एंड नो डाउट अगर कंसेप्ट समझ जाते हो तो बहुत इजी है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द आरटीएस पार्ट, दैट इज राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट. अभी अपन ने बच्चों देखा दैट आरटीआई इज अ फंडामेंटल राइट. अपन हर एक सिटीजन का राइट है कि वो पब्लिक अथॉरिटी के वर्किंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है. ओके, अब सेकेंड आता है राइट टू पब्लिक सर्विसेज. नाम खुद बता रहा है. इसको बेसिक एग्जांपल से अगर मैं स्टार्ट करूं बच्चों, तो शायद डे टू डे लाइफ में अपन आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं. ठीक है, जैसे डोमिनोज पिज्जा का अगर आप देखोगे तो उनका एक खुद का एडवर्टाइजमेंट होता है कि वी विल डिलीवर यू द पिज्जा विद इन दिस टाइम लिमिट, एंड अगर हम इतने देर में टाइम में नहीं डिलीवर कर पाते तो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, शायद आप लोगों ने ये चीज को अवेल भी किया हो बहुत से बार कि आपको वो उतने टाइम में नहीं मिलता है तो आप मस्त फ्री में पिज्जा खा रहे हो. सो पूरा ये जो राइट टू पब्लिक सर्विसेज का कंसेप्ट है, ये बस ये डोमिनोज पिज्जा एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे है. जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि पब्लिक अथॉरिटी सिटीजन्स को बता देती है कि हम ये पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड आपको इतने इतने दिनों में ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे. बट अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप यहाँ अप्रोच कर सकते हो और लीगल एक्शन ले सकते हो. ठीक है, बेसिकली इसमें ऐसा होता है पब्लिक सर्विसेज यानी कि होता क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल, इट इज योर राइट दैट यू शुड हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट और अ कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू आर एन एलिजिबल पर्सन. यानी कि अगर आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देते हो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम पीरियड मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, पब्लिक सर्विस, right to public service. Some common public services which are to be provided within the fixed time limit are as follows. For example, issuing caste certificate, birth certificate, मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, आप इलेक्ट्रिक कनेक्शंस मांग रहे हो, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस, कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. ये जितनी भी चीजें होती है ये सब आपकी पब्लिक सर्विसेज होती है. क्यों? क्योंकि आप पब्लिक गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू कुछ सर्विस ले रहे हो कि भाई हम तुमको आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है हम आपको दे रहे हैं, तो अब आप हमको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इशू करो. ठीक है, विद इन टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट है. सो बेसिकली ये जो एक्ट बनाई जाती है पब्लिक सर्विसेज की, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दे आर मेंट टू रिड्यूस करप्शन अमंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ताकि करप्शन ना हो. अब एक लेमैन, एक इलिटरेट इंसान या एक आम इंसान है, तो उसको यही नहीं समझेगा कि भाई अगर उसको लाइसेंस बनाना है तो क्या प्रोसेस है. तो जनरली क्या होता है, वो एजेंट को कुछ पैसे खिलाता है और चाहता है कि भाई उसका लाइसेंस उसको विदाउट एनी हेडेक आ जाए. तो ये सब चीजों से क्या हो रहा है, इसकी वजह से अपन कहीं ना कहीं करप्शन को मोटिवेट कर रहे हैं. तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए हर एक स्टेट ने अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंतर्गत कुछ पब्लिक सर्विसेज एक्ट बना के रख दी कि भाई आपको कोई पैसा ना देना पड़े, आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन ना देना पड़े. इट इज योर राइट कि भाई आपको इतने टाइम पीरियड में यहाँ से वो चीज करके मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो आप लोग अपील फाइल कर सकते हो. तो पूरा ये कंसेप्ट अभी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं. अब बच्चों, ये जो पब्लिक सर्विसेज है ये बेसिकली स्टेट लॉ के डोमेन में आती है. ठीक है, स्टेट के डोमेन में आती है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल स्टेट खुद का लॉ बनाता है खुद के पब्लिक सर्विसेज के लिए. क्यों? क्योंकि हर एक जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टेट लिस्ट के अंदर डाला है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर इस पर लॉ बनाएगा और हर एक स्टेट के खुद के नियम कानून होंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टेट में आधार कार्ड को बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा तो दूसरे स्टेट में कुछ और टाइम लग रहा है. इलेक्ट्रिक कनेक्शन के यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ और है महाराष्ट्र में, तो एमपी में कुछ और है. ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके खुद के लॉज है. अब
अब वैसे ही महाराष्ट्र का अपन को जो पढ़ना है बच्चों, वो है महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2015। या मैं आपको एक बेसिक चीज बोलूंगी बच्चों, भले ही अपन सिर्फ महाराष्ट्र का पढ़ रहे हैं, बट जितना भी अंदर का पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑथोरिटीज, कौन सी ऑथोरिटीज होती है, कितनी अपील्स फाइल होती है, कितने दिन में सॉल्व की जाती है, तो ये जितना भी बेसिक पार्ट है ना, ये हर एक स्टेट का ऑलमोस्ट सेम चलता है। ओके, सो महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2015 का है, और इसका जो लोगो है वो है आपली सेवा आमचे कर्तव्य, योर सर्विस इज आवर ड्यूटी। बेसिकली ये लोगो देवेंद्र फडणवीस जी ने ये लोगो को रिलीज किया था, और क्यों किया था, ताकि ये एक्ट लोगों के बीच में और पॉपुलर हो, हर एक सिटीजन को पता रहे कि महाराष्ट्र में कौन सा एक्ट है पब्लिक सर्विसेज के लिए, एंड ये आपकी राइट है कि आपको ये सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो आपली सेवा आमचे कर्तव्य, योर सर्विस इज आवर ड्यूटी। अब बेसिक ऑब्जेक्ट ये एक्ट के क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, नो डाउट, अकाउंटेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को होल्ड करना लाइबल इफ दे आर नॉट गिविंग अस द सर्विसेज विद इन टाइम लिमिट, टाइमलीनेस, हर एक चीज टाइम में होनी चाहिए, एफिशिएंसी एंड एम्फसाइज ऑन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरी नेसेसरी। अभी इतना ज्यादा ये एक्ट में इनफैक्ट बच्चों एक प्रोविजन डाल के रखी है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राई करना चाहिए कि जितनी भी ये पब्लिक सर्विसेज वो रेंडर कर रहे हैं वो जितना हो सके टेक्नो फ्रेंडली करो। ठीक है, अभी आप देख रहे हो आजकल आपको एक पासपोर्ट भी अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। तो ये उसका ऑब्जेक्ट है कि एम्फसाइज ऑन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अभी इसका एम्फसाइज ऑन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक और एक पॉइंट ये भी बताऊंगी बच्चों की, आजकल आप कोई भी चीज जब अप्लाई करते हो तो आपको एक यूएएन नंबर आ जाता है, एंड आप घर बैठे ट्रैक कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर जो भी पब्लिक सर्विस या जो भी पासपोर्ट आपने अप्लाई करा था वो क्या स्टेट पे है, कहाँ तक पहुंचा है। तो ये जो भी सब चीजें हो रही है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और फ्रेंडली मैनर में हो, एफिशिएंसी बनी रहे, उसके लिए ये सब चीजें की जा रही है। Now this act applies no doubt to the whole of state of Maharashtra, and ये enforcement में कब आया, तो 28 अप्रैल 2015 को आया है। अब right to service यानी क्या होता है, तो basically it is a right of an eligible person to obtain the public services within the stipulated time limit as notified by the public authority from time to time। हर एक पब्लिक अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितने दिनों में प्रोवाइड कर रहा है, एंड कितने कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, ये हर एक पब्लिक अथॉरिटी बता देता है। ठीक है, अब ये आपका राइट है कि आपको वो उतने टाइम पीरियड में आपको वो पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस मिलनी चाहिए। सो बेसिकली दिस इज राइट ऑफ व्हाट, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है बच्चों, इट इज अ राइट ऑफ एन एलिजिबल पर्सन। कौन सा वर्ड यूज किया है, एलिजिबल पर्सन। ठीक है, यानी कि अगर सपोज अब कोई है जो 16 इयर्स का है, 18 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए, अब उसने जो भी लाइसेंस के जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब सबमिट कर दिए, फिर भी उसको लाइसेंस की सर्विस नहीं दे रहा, वो डिपार्टमेंट लाइसेंस ही नहीं दे रहा, क्यों, बिकॉज ही इज नॉट एन एलिजिबल पर्सन। वो जो भी उनका मिनिमम 18 इयर्स का क्राइटेरिया है वो उसने फुलफिल ही नहीं करा, तो ही इज नॉट एन एलिजिबल पर्सन, and therefore it is not his right to service, it is not his right to get the license। okay, so इसलिए बोला जाता है राइट टू सर्विस यानी कि एलिजिबल पर्सन का राइट होता है। अब एलिजिबल यानी कि पब्लिक अथॉरिटी ने जितने भी नियम कानून बताए हैं वो पर्टिकुलर सर्विस को ऑब्टेन करने के लिए, वो सब नियम कानून आप फुलफिल करते हो, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो ही आप एलिजिबल हो वो पर्टिकुलर सर्विस को लेने के लिए। नाउ हु इज एन एलिजिबल पर्सन, तो नो डाउट एलिजिबल पर्सन मीन्स अ पर्सन who is eligible for obtaining a public service। okay, जो eligible है। अब बेसिक है बच्चों, यानी कि अब आपको ये मीनिंग अगर समझा हो तो दिस एक्ट is not applicable only to the citizens। महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट सिर्फ क्या सिटीजन्स को अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं, इट कैन बी एप्लीकेबल इवन टू फॉरेनर्स। हाउ, बिकॉज अगर कोई फॉरेनर सपोज महाराष्ट्र में सेटल हो रहा है एंड उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना, अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए जो भी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब वो फॉरेनर ने वहां दे दी है, तो ही इज एन एलिजिबल पर्सन। यानी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट,
ज़रूरी ये है ये एक्ट के बेनिफिट के लिए कि जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके पॉलिसी होती है, क्राइटेरिया पॉलिसी, वो अगर आप फुलफिल करते हो तो इट डज नॉट मैटर कि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हो या नहीं हो, आप फॉरेनर हो, कोई और स्टेट के हो, वो सब चीजें मैटर नहीं करेगा। ओके, सो इवन द सिटीजन्स नॉट residing in Maharashtra or a foreigner can avail the benefit of the act if he is an eligible person. Now, who is a designated officer? Designated officer means an officer who is required to provide public service to the eligible person. अब थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करना बच्चों, मैं तो आपको बोलूंगी आरटीआई एंड आरटीएस का, तो कंफ्यूजन आपके खत्म होते जाएंगे, ठीक है? वरना सब टाइम लिमिट सब में है, आरटीआई में टाइम लिमिट है, आरटीएस में टाइम लिमिट्स है, अथॉरिटीज है, तो कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आरटीआई में आपने कौन सी अथॉरिटी देखी थी जिसको एप्लीकेशन किया जाता है? पीआईओ, ठीक है? अब आरटीएस में जिसको एप्लीकेशन किया जाता है वो अथॉरिटी को क्या बोला जाता है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी कि सबसे फोरमोस्ट अथॉरिटी, फर्स्ट अथॉरिटी आरटीएस के अंतर्गत कौन है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ही इज एन ऑफिसर हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस टू द एलिजिबल पर्सन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अथॉरिटी? तो जो आरटीआई के डेफिनेशन है वो सेम चलेंगी। हर एक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एस्टेब्लिश्ड है, या पार्लियामेंट या स्टेट लॉ के अंतर्गत एस्टेब्लिश्ड है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस से चल रही है, वो हर एक बॉडी पब्लिक अथॉरिटी में आएंगी। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटीज, आपको यहाँ कौन सा अथॉरिटीज है आरटीएस एक्ट में वो याद रखना है। आरटीआई का पहले रिकलेक्ट करो बच्चों, सबसे पहले था पीआईओ, पीआईओ के बाद था सीनियर ऑफिसर, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, एंड उसके बाद डायरेक्टली था आरटीएस कमीशन। ओके, अब यहाँ क्या है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसके बाद फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, उसके बाद सेकेंड अपेलेट अथॉरिटी, एंड उसके बाद थर्ड एंड फाइनल अपेलेट अथॉरिटी, यानी कि आरटीएस कमीशन। यानी कि आरटीएस एक्ट के अंतर्गत कितनी अपील्स फाइल की जाती है? 3 अपील्स की जा सकती है। एंड आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कितनी अपील्स फाइल की जाती है? 2 अपील्स फाइल की जा सकती है, ठीक है? नाउ ड्यूटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, हर एक पब्लिक अथॉरिटी यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की ड्यूटी है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी यानी कि डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उन्होंने नोटिफाई करना चाहिए आइदर अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कौन सी पब्लिक सर्विसेज वो लोग देते हैं, क्या फॉर्म भरना पड़ता है, कितनी फी पे करना पड़ता है, कौन डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, फर्स्ट सेकंड अपेलेट अथॉरिटी है, एंड कितना स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक पब्लिक अथॉरिटी ने अपने नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए या फिर उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डालना चाहिए। अब आप बहुत से बार जाते हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपको वहां नोटिस बोर्ड पे दिखेगा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए, इसके पास दे दीजिए। तो ये सब क्या है? ये पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है पब्लिक सर्विस रेंडर करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज एज या फिर नेशनलिटी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए तो टाइम लिमिट है, विद इन 15 डेज आपको मिलता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है तहसीलदार, यानी कि आपको एप्लीकेशन करना है तहसीलदार के पास। आप फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी होती है सब डिविजनल ऑफिसर, एंड सेकंड अपेलेट अथॉरिटी होती है एडिशनल कलेक्टर, ठीक है? तो ऐसे बेसिक जो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये हर एक पब्लिक अथॉरिटी ने अपने नोटिस बोर्ड पे देना चाहिए। नाउ it is the right of every eligible person that he should get a public service within stipulated time limit, no doubt. Okay, and if it is a right of an eligible person, then automatically it is a duty of designated officer to render the same. हर एक designated officer ने eligible person को within stipulated time limit service दे देना चाहिए। Now वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी बच्चों स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट होता है ये चेंज किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन एज वेल एज इन नेचुरल कैलामिटीज। अब इलेक्शन का टाइम है तो मानो जो एज नेशनलिटी सर्टिफिकेट का 15 डेज का टाइम पीरियड था उसको गवर्नमेंट ने 30 डेज कर दिया, क्यों? क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे। या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है, भूकंप आ जाता है, ऐसे सब सिचुएशन में ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किए जा सकते हैं। सिटीजन्स को अब महाराष्ट्र में अगर कोई भी सिटीजन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना रिगार्डिंग पब्लिक सर्विसेज तो 2 तरीके से वो ले सकता है। एक तो अपने मोबाइल ऐप में आरटीएस महाराष्ट्र ये ऐप को डाउनलोड करके, या फिर वेब पोर्टल आपले सरकार पे जाके उसको जो भी इंफॉर्मेशन हो पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अब ये महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो आइदर आप ऑफलाइन दे सकते हो एंड नो डाउट ऑनलाइन भी दे सकते हो। ऑफलाइन वो कंसर्न डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपका एप्लीकेशन दे दो, या फिर आपले सरकार पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। ठीक है। अब जब भी आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको एक यूएएन नंबर दिया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको एक यूएएन नंबर देता है ताकि आप कंटिन्यूअसली ट्रैक कर पाए जो भी स्टेटस है आपके पर्टिकुलर सर्विस का। ठीक है। नाउ जब आप एप्लीकेशन दोगे तो वो एप्लीकेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा, तो आइदर वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको सर्विस दे देगा। अगर उसको लगता है कि आप एलिजिबल पर्सन हो, आपने सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में दे दिए हैं, तो वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा एंड आपको वो सर्विस सैंक्शन करेगा। बट अगर उसको लगता है दैट यू आर नॉट एन एलिजिबल पर्सन, तो ऐसे केसेस में वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब जब भी वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो उसको 3 चीजें बतानी पड़ेंगी: रीजंस फॉर रिजेक्शन, कितने दिन में अपील फाइल की जा सकती है, एंड कौन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, यानी कि नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ये 3 बेसिक चीजें उसने आपको बताना चाहिए अगर वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट करता है तो। ना अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप आरटीएस महाराष्ट्र मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हो या आपले सरकार पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। एंड अगर कोई सपोज इलिटरेट है या जिसको ऑनलाइन सर्विस नहीं समझ में आ रही कैसे अप्लाई करना, तो महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, सेतु सेंटर्स एंड सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर इन म्यूनिसिपल एरियाज, ये 4 सेंटर्स के मदद के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक प्रोसेस होती है। आप जैसे ही वो ऐप के ऊपर जाओगे, आपले सरकार पोर्टल के ऊपर जाओगे, तो एक तो आप आपका आधार कार्ड नंबर देके ओटीपी वेरीफाई करके डायरेक्टली अंदर जा सकते हो और आपका एप्लीकेशन डाल सकते हो, या फिर आप पूरी कंप्लीट सेल्फ इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो ना। अब आपको अपील फाइल करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्क्स वेटेज ये पार्ट पे बहुत ज्यादा है कि अपीलेट अथॉरिटीज है कौन। सबसे पहला तो आपको सबको समझ गया कि फर्स्ट अथॉरिटी कौन है, डीओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब अगर आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हो, किसको, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी कि कौन, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रुप बी और इट्स इक्विवेलेंट रैंक हु इज सुपीरियर इन रैंक टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी कि फर्स्ट अपील हमेशा विद इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही की जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जा रहे हो बर्थ सर्टिफिकेट में, तो वही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी रहेंगी और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी भी वही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स रहेंगे, सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज होगा। जैसे कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन रहेगा, तो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रुप बी और इट्स इक्विवेलेंट रैंक हु इज सुपीरियर इन रैंक टू डीओ। जो भी ऑफिसर डीओ के सुपीरियर रैंक में है बट वो ग्रुप बी के नीचे के और लेवल का नहीं होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट रैंक का भी चलेगा, तो वो हो गया फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। नाउ सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, ऑफिसर हु इज सुपीरियर इन रैंक टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से जो सुपीरियर है वो हो गया सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। अगेन विद इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड अपीलेट अथॉरिटी, जो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी होंगी, वो है महाराष्ट्र स्टेट आरटीएस कमीशन, जिसमें एक स्टेट चीफ कमिश्नर होता है और बचे हुए स्टेट कमिश्नर्स होते हैं। Okay, so basically 3 appeals can be filed under RTS Act and these appeals may be filed either manually or online, no doubt. अब ये हर एक अपील के कुछ बेसिक डिटेल्स देखना है, यानी कितने टाइम पीरियड में अपील फाइल करना है एंड कितने दिन में वो अपील डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है आपको। सबसे पहला फर्स्ट अपील आप कब फाइल करोगे, अगर इफ द सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, अगर डीओ ने आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड सर्विस नहीं दी तो आप फर्स्ट अपील फाइल करोगे, या फिर आपके एप्लीकेशन को अगर उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। अब कितने दिन में आप फर्स्ट अपील फाइल करोगे, विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। अब सपोज वो सर्विस उसको 15 दिन में देना था, अब वो 15 दिन एक्सपायर्ड हो गए बट उसने आपको वो सर्विस ही नहीं दी। ठीक है। तो ऐसे केसेस में विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट आप अब फर्स्ट अपील फाइल करोगे। और
within 30 days from the receipt from the date of receipt of order of rejection. अगर उसने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो जिस दिन आपको वो ऑर्डर मिला रिजेक्शन का, उसके विदिन 30 डेज में आपने फर्स्ट अपील फाइल कर देना चाहिए. And third, very important, in exceptional cases, within 90 days, if satisfied for delay. यानी कि कंडोनेशन ऑफ डिले हो अलाउड है. कंडोनेशन यानी कि माफ करना. अब अगर सपोज 30 दिन चले गए थे, बट फिर भी आपने कुछ रीजन के वजह से फर्स्ट अपील नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे डेथ हो गई या वो फॉरेन में था, तो वो अपील नहीं कर पाया, तो ऐसे केसेस में इवन आफ्टर 30 डेज आपकी अपील एंटरटेन करेगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, बट विद इन 90 डेज. ठीक है, मैक्सिमम विद इन 90 डेज आप कर सकते हो. ठीक है. अब जैसे ही आपने अपील फाइल करी, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी क्या एक्शन लेगा? तो अगर उसको आपका अपील जेन्युइन लगता है, तो वो डायरेक्शन देगा डीओ को, और डीओ को बोलेगा कि भाई इनको ये सर्विस प्रोवाइड कर दो. अब अगर सपोज उसको आपकी अपील सही नहीं लगी, तो वो आपके अपील को रिजेक्ट कर देगा. एंड तीसरा, वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है डीओ के ऊपर. अगर उसको लगता है कि ये डीओ ने जानबूझ से ये पर्सन को सर्विस नहीं दी, तो वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी. पेनल्टी कितनी बच्चों? मिनिमम 500, मैक्सिमम 5000. ओके. अब कितने दिन में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने अपना डिसीजन देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील. जिस दिन उसको अपील फाइल की जाती है, उसके विद इन 30 डेज में उसने अपना रिप्लाई कर देना चाहिए. ओके. सो ये हुआ पूरी कंपैरेटिव स्टडी करना बच्चों आरटीआई के साथ. फर्स्ट अपील का आप देखोगे सब 30-30 दिन कॉमन चल रहा है, ऐसे याद रखो. तो आरटीएस एक्ट के अंतर्गत फर्स्ट अपील के लिए कॉमन टाइम चल रहा है विद इन 30 डेज सब तरफ. ओके. सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में विद इन 90 डेज. यस, आरटीआई एक्ट में भी बच्चों कंडोनेशन ऑफ डिले होता है. यानी कि अगर सपोज आप वो विद इन टाइम पीरियड अपील नहीं फाइल करते और आपका जेन्युइन रीजन है, तो ऐसे केसेस में अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑल्सो वो आपकी अपील लेता है. तो कंडोनेशन ऑफ डिले जनरली दिया जाता है सब तरफ. नाउ डिटेल्स ऑफ सेकेंड अपील. सेकेंड अपील यानी कि सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी कौन हुआ? ऑफिसर हु इज सुपीरियर इन रैंक टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी. ओके. FAA से जो सुपीरियर है वो है SAA. अगेन विद इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही होता है. कितने दिन में सेकेंड अपील फाइल होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ FAA. फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जब भी आपको ऑर्डर मिलता है, उसके विद इन 30 डेज में आपने सेकेंड अपील करना चाहिए, अगर आप वो ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्डर ऐसा आता है कि भाई आप एलिजिबल पर्सन नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे कि भाई अब मैं सेकेंड अपील फाइल करूंगी, तो विद इन 30 डेज. नेक्स्ट, within 45 days from the date of filing of first appeal in case where the appellant does not receive any order from FAA. अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने आपके अपील के ऊपर कुछ रिप्लाई नहीं करा, तो आप कितने दिन रुकोगे? पर्टिकुलर टाइम लिमिट रुकोगे. एंड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट अपील. आपने फर्स्ट अपील जिस तारीख को फाइल करी थी, उस तारीख से 45 डेज तक आप वेट करोगे, और अगर आपको 45 डेज में नहीं कुछ रिप्लाई आता है, तो ऐसे केसेस में अब आप सेकेंड अपील फाइल कर सकते हो. एंड एक्सेप्शनल केसेस में विद इन 90 डेज. अगेन कंडोनेशन ऑफ डिले. अब सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी क्या एक्शन लेगा? तो आपके अपील को वो एक्सेप्ट करेगा एक तो, और डायरेक्शन देगा डीओ को कि भाई इनको ये सर्विस प्रोवाइड कर दो, या फिर वो आपके अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है. एंड जो भी पेनल्टी डीओ के ऊपर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने इम्पोज करी थी, वो पेनल्टी को वो चेंज भी कर सकता है, या फिर उसको वैसे ही रख सकता है, कंफर्म भी कर सकता है. ठीक है. नाउ सेकेंड अपील आपके कितने दिन में डिसाइड करनी चाहिए अपीलेट अथॉरिटी ने? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ कितना था? विद इन 30 डेज. सेकेंड अपील को थोड़ा और टाइम दिया, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को 45 डेज का टाइम दिया. इतने टाइम में आपने उसको सॉल्व करना चाहिए. ओके. नाउ थर्ड अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है? महाराष्ट्र स्टेट आरटीएस कमीशन. अब थर्ड अपील कौन फाइल करता है? एक तो एलिजिबल पर्सन फाइल करेगा, या फिर डीओ भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल, डीओ के ऊपर 5000 की पेनल्टी लगा दी थी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी ने, तो डीओ अब क्या करेगा? डीओ अपील फाइल करेगा महाराष्ट्र स्टेट आरटीएस कमीशन के पास कि मेरे ऊपर इतनी पेनल्टी क्यों लगाई, ये एक्चुअल में एलिजिबल पर्सन नहीं था. ठीक है. तो आइदर एलिजिबल पर्सन और डीओ कैन फाइल
the can file the third appeal. Okay, and time period कितना, very important, within 60 days from the date of the receipt of order. जिस तारीख को उसको सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर पास होता है, उसके 60 डेज में उसने थर्ड अपील फाइल करना है तो कर लेना चाहिए। थोड़ा बच्चों एक ब्लैंक पेपर पे ये सब टाइम पीरियड को एक बार नोट डाउन करना और एग्जाम के पहले बस इसको गो थ्रू कर लेना ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ एक्शन क्या लेगा थर्ड अपीलेट अथॉरिटी? वो कमीशन एक तो पेनल्टी इंपोज करेगा डीओ के ऊपर या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर, या फिर वो पेनल्टी को वो कैंसल या वेरी भी कर सकता है। अगर उसको लगता है डीओ की कुछ गलती ही नहीं थी तो वो पेनल्टी को वो कैंसल भी कर सकता है। ओके, एंड मे ऑर्डर टू रिफर सच पेनल्टी पेड, और अगर ऑलरेडी वो डीओ ने बेचारे ने पेनल्टी पे कर दी थी तो वो ऑर्डर भी पास कर सकता है कि इनका जो भी अमाउंट है इनको रिफंड किया जाए। अब टाइम लिमिट कितना, तो अभी अपन देख रहे हैं बच्चों टाइम लिमिट बढ़ते जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट अपील कितने दिन में सॉल्व होनी चाहिए, 30 डेज में, सेकेंड अपील 45 डेज में, एंड थर्ड अपील 90 डेज में सॉल्व होनी चाहिए। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट आरटीएस कमीशन अगेन आरटीआई कमीशन के जैसे ही पूरा काम करेगा, कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर एक स्टेट चीफ कमिश्नर होता है एंड बचे हुए जो होते हैं वो स्टेट कमिश्नर्स होते हैं। अब ये जो चीफ कमिश्नर होता है इसको जुरिस्डिक्शन दिया जाता है मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट का। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हेड है स्टेट चीफ कमिश्नर, इनको जुरिस्डिक्शन दिया जाता है कि मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी केसेस है वो ये हैंडल करेगा। ओके, अपील से रिलेटेड। एंड हर एक रेवेन्यू डिवीजन में एक स्टेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, वन स्टेट कमिश्नर फॉर राइट टू सर्विस हैविंग जुरिस्डिक्शन फॉर ईच करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू डिविजन excluding the area of Mumbai city and Mumbai suburban district. मुंबई सिटी एंड सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के हर एक महाराष्ट्र के हर एक रेवेन्यू डिवीजन में एक स्टेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। अब अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। कमिटी में कौन होता है, तो वहां जो मेंबर्स देखे वो सेम है, सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सीएम। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ये अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर्स कहाँ होते हैं, तो कमीशन का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है एंड हर एक कमिश्नर का ऑफिस एवरी रेवेन्यू डिवीजन में रहेगा एंड टेन्योर होता है इन लोगों का 5 years। एंड इसके अलावा कमीशन को कुछ पावर्स एंड फंक्शंस दिए जाते हैं कि ये जो आरटीएस कमीशन है ये खुद होके कोई भी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि भाई आप ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इसका तरीका ऐसा ऐसा काम करो, स्टेप्स दे सकता है पब्लिक अथॉरिटीज को कि कैसे एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस होना चाहिए। हर एक पब्लिक अथॉरिटी के पब्लिक सर्विसेज के डिलीवरी पे मॉनिटरिंग कर सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है एंड जितने भी अपील्स इसके पास आते हैं उसको सुन के वो डिसाइड कर सकता है। ओके, सो बच्चों यहाँ छोटा सा पार्ट आरटीएस कमीशन का, बट नो डाउट अच्छा मार्क्स वेटेज वाला यहाँ खत्म होता है। 4 अथॉरिटीज याद रखना है। फर्स्ट है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, सेकंड है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी एंड थर्ड एंड फाइनल अथॉरिटी इज आरटीएस कमीशन। ओके, सो यस इतना आरटीएस comparative study, I will say that just do a comparative study before exam. In fact, this is the proper time students ki just have a paper, write important points on it so that no type of confusion can be created at the last moment. Otherwise ये disposal और जितने भी time period होते हैं बस इसमें ही confusion create होता है। Okay, so all the best to all the students, okay, and give your 100% in all with respect to all the topics, and all our good wishes with you. With these words I just wind up the lecture. Thank you students.